है आप सबका मेरे YouTube चैनल कुणाल पांडे मैथ्स के अंदर में। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशन के बारे में। बिल्कुल आपने सही सुना, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर में आज की क्लास के अंदर में हम टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। टॉपिक फर्स्ट जो हमारा रहेगा लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट के अंदर में हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे लेक्चर फर्स्ट के अंदर में। और इस लेक्चर के अंदर में हम ये जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो आपको जैसा पता होगा कि क्लास 12th का बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है चैप्टर फर्स्ट के अंदर में से, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। मगर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू, क्योंकि वीडियो के थ्रू ऐसा पढ़ाना आसान होगा, क्योंकि इसके ज़रिए आपको जो पढ़ना है वो तो आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपके जिसको सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है वो सिलेबस के अनुसार पढ़ लेगा। और जिसको अगर मान लीजिए सिलेबस के अलावा भी आगे कुछ करना है कि यस अच्छा ये पैंडेमिक के जरिए मान लीजिए इस साल का तो नुकसान हुआ कि मतलब सिलेबस कट आउट कर दिया, मगर जब फर्दर हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिलेबस कम हो जाएगा। मे बी हो सकता है अगले साल के लिए कम हो जाए, मगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमेशा के लिए कम रहेगा। सो आपके जो इस साल के बच्चे होंगे उसको सिलेबस कम पढ़ेंगे, डेट्स वाई उनको ये पूरा आगे आने वाले समय में उनको बार बार इस चीज़ में डिफिकल्टीज आएंगे। सो हम चैप्टर फर्स्ट उसी तरीके से ब्रिंग करेंगे जिस तरीके से हम यूजुअली करते हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स। और इसके अंदर में हम चैप्टर फर्स्ट मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि चैप्टर फर्स्ट आपने जो रिलेशन फंक्शन है वो पहले भी आपने क्लास 11th के अंदर में पढ़ा था रिलेशन फंक्शन के बारे में। और इसके अंदर में आपने क्लास चैप्टर 2 में क्लास 11th का चैप्टर 2 था रिलेशन फंक्शन, वहाँ पे आपने रिलेशन के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड किया था, फंक्शन को अंडरस्टैंड किया था। फर्दर अब हम उसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सो इसमें हमें नया क्या मिलने वाला है? नया सर हमको मिलने वाला है इसके अंदर में कि आप अब नई नई बातें जानोगे कि अब रिलेशन उतना ही नहीं था जितना कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था। रिलेशन को और एक्सप्लोर करेंगे, रिलेशन के अंदर में डिफरेंट चीज़ें समझेंगे और आपको समझ आएगा कि यार मतलब रिलेशन सच में मतलब अच्छा टॉपिक है, ठीक है। 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का बन सकता है इसके अंदर में क्वेश्चन, मतलब अगर बनाना चाहे तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर में बन जाता है। तो अगर ये रिलेशन आपको अगर आए, मतलब आप समझ जाए, तो आपका चांस बढ़ जाएगा कि आप 6 मार्क्स तो आराम से गेट अप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इजी टॉपिक है, कोई मतलब ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। हाँ, पहली बात ये जो रिलेशन फंक्शन है ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। तो प्योर मैथमेटिक्स की वजह क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कह लो या इसकी ब्यूटी कह लो, कि इसके अंदर में आपको न्यूमेरिकल चीज़ें कम होती है। न्यूमेरिकल मतलब आपको ज़्यादातर ना हर एक चीज़ में वर्बली करना पड़ता है, मतलब वर्बली एक तरह से आपको लिखना तो पड़ेगा, मगर ये ऐसा नहीं होगा जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स में होता है, जैसे आप कैलकुलस कर सकते हो जिसके अंदर में आपको एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम होता है, आप बस उसके अनुसार फॉलो करते जाते हो और आपको अपना स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलता जाता है। प्योर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम यह है कि आप इसके अंदर में जब तक आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अबाउट थ्योरम्स की, अबाउट डेफिनेशंस की, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें सॉल्व भी वो बंदा कर पाता है कि जिसको एक्चुअली डेफिनेशन या फिर थ्योरम्स की बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बारे में। और रिलेशन के अंदर में सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि रिलेशन की जन्म कहाँ से होता है। सो रिलेशन का जन्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। सो रिलेशन का जो हमारा जन्म होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है तो हम इसको समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर इसे हम कह लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो लेट कर लेते हैं, लेट टू सेट्स A and B, the cross product is a Cartesian product, the Cartesian product of क्या बोलते हैं, of set A to set B, of set A, ठीक है, and set B
डिफाइंड एज, इसको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, डिफाइंड एज A क्रॉस B इक्वल टू में द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है A क्रॉस B का। समझने की बात है कि A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप A क्रॉस B को किस तरीके से इजी लैंग्वेज में और किस तरीके से समझ सकते हैं कि A क्रॉस B जन्म क्यों लेता है। आप समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस प्रकार से कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 3 पैंट है, P1, P2 और P3, बहुत अच्छे अच्छे पैंट है। ठीक है, आपके पसंदीदा पैंट है और आप इस पैंट के हिसाब से आपने शर्ट भी चुने हैं, जैसे कि शर्ट S1, S2 और S3। ठीक है, चाहे मैं S1 और S2 ले लेता हूँ। ठीक है, S1 एंड S2। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से सजना है, इस प्रकार से मतलब इस पैंट और शर्ट को चूज करना है कि आप बेस्ट दिख सको। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पास बहुत पैसा है, आपने जो 3 पैंट खरीदे हैं वो 3 पैंट बहुत बेस्ट पैंट है और 2 शर्ट जो खरीदे हैं वो भी बहुत बेस्ट पैंट है, 2 शर्ट है बेस्ट शर्ट है, जैसे कि ज़ारा के चाहे जो भी अपने डिफरेंट पता नहीं जैसे जैसे कंपनी के हिसाब से आपने पैंट एंड शर्ट खरीदा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब जितना हमारे पास ऑप्शन होता है हमारा कंफ्यूजन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास में अगर ये बोला जाए कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास में कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा कि मुझे उसमें से कौन सी चीज़ों को चुनना है। सो यहाँ पर P1, P2, P3 और S1 S2 है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊँ कि आप किस तरीके से पैंट और शर्ट का ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, आपको कितने अलग अलग तरीके से आप पैंट और शर्ट को पहन सकते हैं, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने तरीके आपके पास हो सकता है कि आप P1 और S1 को चूज करें, ये आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है। मगर आपके चॉइस में ये भी हो सकता है कि आप P1 और S2 को भी चॉइस कर सकते हैं, या फिर आप P2 और S1 को चॉइस कर सकते हैं, या फिर P2 और S2 को चॉइस कर सकते हैं। सिमिलरली आप P3 S1 को चॉइस कर सकते हैं या फिर P3 S2 को चॉइस कर सकते हैं। सो अगर आपके पास में देखा जाए तो आपके पास में कितने डिफरेंट वेज है पैंट और शर्ट पहनने के, पैंट और शर्ट चूज करने के, तो आपके पास में आंसर आएगा 6 वेज। आपके पास में 6 तरीके, 3 और 3 6 तरीके। अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा तो हम यहाँ पर एक्चुअली में एक ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब एक खास क्रम का मतलब होता है कि इसके बाद ये काम करना है। यहाँ पे 6 विभिन्न प्रकार के ऑर्डर बन सकते हैं। आप P1 S1 पहने, P1 S2 पहन सकते हैं, P2 S1 पहने, P2 S2 पहन सकते हैं, P3 S1 पहन सकते हैं, P3 S2 पहन सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस ऑर्डर को अगर ध्यानपूर्वक देखें सो आपने यहाँ पर फर्स्ट पैंट चूज किया है एंड देन आपने शर्ट चूज किया। ठीक है, आपने पैंट चूज किया, मतलब पहले आपने पैंट पहना, फिर आपने शर्ट को चूज किया। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि आपने पहले शर्ट को चुना और फिर पैंट को चुना, तो आपके रियल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में ये एक ही बात होगी कि आप P1 S1 पहनते हैं या S1 P1 चूज करते हैं, बात एक ही है क्योंकि आप जो पहनेंगे वो एक ही चीज होगा। बट मैथ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैथ्स में ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपने P1 को चूज किया है तो आप सबसे पहले मतलब आप अगर पहले पैंट पहनना है तो आपको पहले पैंट ही पहनना होगा, देन आप उसके बाद में ही आप शर्ट पहन सकते हैं। मतलब मैथ में अगर आप P1 के बाद S1 पहनते हैं और या फिर S1 के बाद P1 पहनते हैं तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर माने जाएंगे, यानी ये 2 अलग अलग चीज मानी जाएगी। एक्चुअली देखने में भी सेंस बनता है कि आपने यहाँ पे प्रेफरेंस किसको लिया है। ठीक है, आप वन टाइम पे एक ही काम कर सकते हो क्योंकि आप सब जितने भी फैमिली होगा, मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप खड़े हो जाएंगे और आपके सामने नीचे से कोई पैंट पहना रहा है और ऊपर से भी कोई शर्ट पहना रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वन टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हो। सो आपका प्रेफरेंस होगा P1 S1 मे बी या फिर S1 या P1। सो आप इनमें से कोई एक ही चीज को चूज कर सकते हो और ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर तैयार करेंगे। सिमिलरली मैथ के अंदर में अब फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या बना। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो जरूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी कि जब हम सेट्स को बिल्डअप कर रहे थे, सेट्स का कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे थे, तो हम आने वाले समय में उसी समय पैरेलली बहुत सारी चीजें तैयार कर रहे थे। उसी में हम ये देख रहे थे
कि दो सेट्स के एलिमेंट का यूज कर हम एक ऑर्डर तैयार कर सकते हैं एलिमेंट्स का, जैसे कि 1, 2। अच्छा, ऑर्डर का मतलब आप कंफ्यूजन मत हो जाए कि कोई खतरनाक मैथमेटिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है कोई चीज को खास तरीके से सेट करना। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर का अगर हम यूज करें तो कोई किसी का मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए कि इस तरीके स्टार्ट होता है 79183251 और 232। ये मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। ये 10 नंबर का 10 अलग अलग डिजिट्स यूज की गई हैं और इन सब में एक खास ऑर्डर है। अगर इसको आप यू लिखेंगे तभी जाकर एक पर्टिकुलर बंदे के पास में आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। इफ यू मिस दिस 3 एंड राइट दैट 2 एंड आफ्टर दिस यू राइट 3, यू डायल अनदर नंबर, ठीक है ना, यू डायल अनदर पर्सन। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक नंबरों का ऑर्डर तैयार किया है हमने। सिमिलरली ऑर्डर हर जगह यूज होता है। सो हम यहाँ पे ऑर्डर का मतलब अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यही होता है कि हम दो डिफरेंट सेट्स लेते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन सेट्स के एलिमेंट का यूज करके हम कितने डिफरेंट ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जन्म देता है आने वाले, मैं आपको वीडियो में आने वाले इसी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से ही हम 3 डायमेंशनल प्लेन को बना सकते हैं या 2 डायमेंशनल क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस को बना सकते हैं और 2 डायमेंशनल प्लेन को बना सकते हैं। सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स होता है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के जानने के बाद में हमें ये जानना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ को हम जैसे बनाते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सबसे पहले हमने यहाँ पे जान लिया कि मान लीजिए 2 सेट्स है ए और बी, और ए और बी मान लीजिए कि उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिख लिए A क्रॉस B इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम रीड ऐसे करेंगे सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो हम इस एक क्रॉस इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A कोई एलिमेंट है सेट A का और B बिलोंग्स टू सेट B। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इस A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है उसमें A को आगे रखना है और B को पीछे रखना है, ठीक है ना। इसको हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, ये ऐसे हायर मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, द सेट ऑफ ऑल 2 टपल्स, ठीक है ना, द सेट ऑफ ऑल 2 टपल्स, ठीक है ना, 2 टपल्स, ठीक है, सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। ये ऑर्डर्ड पेयर को हम 2 टपल्स भी कहते हैं, ठीक। सो A क्रॉस B हमारे पास में ये आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये बोलूं कि A इक्वल टू में 1, 2, 3, B इक्वल टू में 4 एंड A E I, मान लीजिए A E है, ये 2 सेट्स है और इन 2 सेट्स का हमें क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो अगर मैं A क्रॉस B लिखूंगा तो A क्रॉस B में पाऊंगा कि मैं कैसे मैं एलिमेंट्स का यूज कर ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं। जैसे कि मैं फर्स्ट 1 को चूज करूं, देन A को चूज करूं, या फिर 1 को चूज करूं या फिर E को चूज करूं, या फिर 2 को चूज करूं, A को चूज करूं, फिर या 2 पहले ले लूं और बाद में E ले लूं, ठीक है। एंड इसी तरीके से 3A एंड देन उसके बाद में 3 एंड E। सो दिस इज द ordered pair, this is the set of all ordered pair from set A to set B, ठीक है ना। इतने डिफरेंट प्रकार के ऑर्डर मैं तैयार कर सकता हूँ। ओके, सो अगर मुझे B क्रॉस A डिफाइन करना होगा तो B क्रॉस A सब कैसे डिफाइन करेंगे, तो B क्रॉस A बच्चे बिल्कुल सिंपल है। B क्रॉस A में सबसे पहले हम ये ऐसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B, A सच दैट B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें B क्रॉस A करता हूं, मतलब B की जगह आप क्या लिखेंगे A, E क्रॉस, उसके बाद में A की जगह आप क्या लिखेंगे 1, 2, 3 एंड यू गेट योर डिजायर रिजल्ट। आप पेयर बनाइए। आप हो सकता है कि आप A1 को चूज करें या फिर A2 को चूज करें या फिर A3 को चूज कर सकते हैं, फिर या फिर हो सकता है E1 को चूज करें, E2 को चूज करें या फिर E3 को चूज करें। सो दिस इज द
बी क्रॉस ए, ठीक है ना, ये बी ए क्रॉस बी था एंड ये बी क्रॉस ए था। आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मैथ के अंदर में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको फोन नंबर का एग्जांपल दिया कि अगर आप जस्ट 3 की जगह 2 लिख देते हैं और 2 की जगह 3 लिख देते हैं, सो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक नया नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि किसी ने 95 सोच के नंबर आया कि मुझे मैथ में 95 लेके लाना है, और इस यानी उसने खास नंबर में नंबर्स को मतलब सेट किया। सबसे पहले उसने 9 लिखा, देन 5 लिखा। अगर मैं इस नंबर को पलट देता हूं तो शायद उसके लिए अब ये नंबर अलग होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मेरे को तो 95 लेना था जिसमें 9 और 5 डिजिट यूज होता है, 50 में 9 आ गए, एक ही बात है, उसमें भी 9 और 5 यूज होता है। सिमिलरली मैथ में भी 1, A और A, 1 दो अलग अलग ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1, A इज नॉट इक्वल टू में A, 1, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सो यानी कि हमें क्या भी पता लगा, हमें ये पता लगा देयरफॉर अगर कोई दो सेट है तो A क्रॉस B करूंगा तो वो बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के, ठीक है ना। A क्रॉस B बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के। बच्चे इस चीज को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको पता होगा रियल नंबर के अंदर में अगर मैं A मल्टीप्लाई B करूं चाहे B मल्टीप्लाई A करूं, बात एक ही होता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसीलिए कहते हैं कि मल्टीप्लाई जो होता है वो रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सिंपली यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्रॉस डजंट फॉलो, वो फॉलो नहीं करता, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो इसको आप एक बार उतार लीजिए, देन इसके बाद में मैं आगे की बात करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को आपने समझ लिया, ठीक है, अब करते हैं इसको और आगे की बात करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमको कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने समझा कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो भाई अब अगर मैं मान लो कि A क्रॉस B का कुछ बताता हूँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर इसमें हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कैसे होगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B, ठीक है। सो अगर यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू में m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू में n, ठीक है ना। सो एन ए इक्वल टू में ये m है और एन बी इक्वल टू में किसके बराबर n है। सो अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बताना है तो जस्ट आपको क्या कर देना है, m मल्टीप्लाई क्या कर देना है, n कर देना है, ठीक है ना। m मल्टीप्लाई n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि आपके A सेट के अंदर में 2 एलिमेंट है, B सेट के अंदर में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, आप कितने विभिन्न प्रकार के ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू में 6। तो यानी कि यहाँ पे एक और बात आपको जान दिख ही गया होगा कि A क्रॉस B के अंदर में जितने एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे A क्रॉस B के अंदर में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू एलिमेंट इन B क्रॉस A। अच्छा, मैं यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सेट्स बराबर नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। सो A क्रॉस B के अंदर में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही B क्रॉस A के अंदर में भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद में यहाँ पर अब हम चाहें तो कोई भी दो सेट्स का इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि मान लीजिए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आगे जाकर हम कार्टेशियन जो प्रोडक्ट दो सेट्स का है उसी को आगे जाकर हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से ये जन्म देता है 2 डायमेंशनल प्लेन को और किस तरीके से जन्म देता है 3 डायमेंशनल स्पेस को, ठीक है। सो पहला तो हम बात करते हैं आर को कई बार देखो, आर जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है,
रिलेशन फंक्शन के अंदर में जब भी हम आर पढ़ेंगे ना, तो आर बहुत सारी चीजों का होता था। जैसे आर रिलेशन को भी डिनोट करता है, आर रेंज ऑफ द फंक्शन को भी डिनोट करता है, और आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को भी डिनोट करता है। सो इसीलिए अगर इनके बीच में कंफ्यूजन ना हो तो मोस्टली आर को इस तरीके से एक और लाइन डंडा खींचे जाता है। ऐसे मैं बोलूंगा तो ऐसा कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, मगर अगर मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आप ये समझ लीजिएगा अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है। सो यहाँ पे आर जो होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अच्छा, आप अगर गौर करें, आर जो होता है वो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये आपको पता होगा ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर का और सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसको हम आर कहते हैं। सो अगर आप आर का एनी एलिमेंट, अगर कोई सा भी आप एलिमेंट लेते हैं, मन में आपके कोई सा भी एलिमेंट आता है, कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है ना, जो रियल नंबर है। अब रियल नंबर में कौन नहीं आते आप सबको पता ही है, स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स में नहीं आते हैं। सो आर क्या है, आर जो है वो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब आर का कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कीजिए अपने मन से, कोई सा भी एक एलिमेंट लीजिए, आप उस एलिमेंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये माइनस इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। जैसे कि मैं कोई सा भी नंबर लूंगा, कोई सा भी नंबर आपके दिमाग में अगर आता है तो वो नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, ठीक है ना। आप कोई सा भी नंबर, जैसे कि √2, जैसे कि √2 के बाद में आ गया जैसे कि 3.14272932 एंड सो ऑन, कोई सा भी आप नंबर सोचिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर रियल लाइन पर होगा, रियल नंबर लाइन पर होगा। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एनी एलिमेंट इन अ रियल नंबर, ठीक है, कैन बी plotted on the number line। कोई से भी नंबर लाइन हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। That's why हम क्या कहते हैं, That's why the number line is also called real number line, ठीक है, उसको हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर ऑफ लाइन, एनी एलिमेंट इन द रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, दैट्स व्हाई द नंबर लाइन इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर लाइन। अच्छा, हमें ये नहीं जानना है कि उसे रियल नंबर लाइन कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वी ट्रीट नंबर लाइन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर, एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। हम नंबर लाइन को एज अ सेट ऑफ रियल नंबर भी मान सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट होगा वो सॉरी नंबर लाइन पे कोई भी एलिमेंट जो होगा, जो अपनी पोजीशन लेके बैठा होगा, वो रियल नंबर के सेट में तो होगा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो हमने नंबर लाइन बनाया है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट पिक्चर है। क्या है, एक बहुत बड़ी पिक्चर है सेट ऑफ रियल नंबर की। समझ आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर की बहुत बड़ी सी पिक्चर है, सिंपल। अब इसी को हम और थोड़ी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको बोलूं कि आर को तो हमें समझ आ गया कि पूरा नंबर लाइन जो है वो एक्चुअली में सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी अगर सेट ऑफ रियल नंबर का अगर आपको चित्र बनाना होगा तो चित्र ऐसा ही दिखेगा। समझ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये इसका चित्र होगा सेट ऑफ रियल नंबर का। तो अगर हम यहाँ पे क्या सोचे कि हम रियल नंबर लाइन को, चाहे नंबर लाइन को ट्रीट कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद में हमको ये समझना पड़ेगा सेट ऑफ रियल नंबर के बाद में कि अगर मैं गलती से r क्रॉस r करता हूं, ठीक है ना, r क्रॉस r को, तो r क्रॉस r जो होता है वो क्या होता है, ये होता है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही तो होगा, r क्रॉस r करते हैं, r का एलिमेंट ये लेगा, ये भी r का ही एलिमेंट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मैं एक अगर कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, लेट्स सपोज ये y एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है। आप कोई सा भी इस प्लेन के अंदर में पॉइंट चूज कीजिए, एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। लेट सपोज आपने चूज किया 3,7, ठीक है, चाहे सॉरी 7,3, यार यहाँ पे आपने चूज किया -√2, -√3, या फिर यहाँ पे आपने कहीं चूज किया पाई, ठीक है। सो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप जो भी इसके अंदर में सोच सकते हो, आपके दिमाग की शक्ति जहां तक जा सकती है, कोई सा भी रियल नंबर का अगर आप ऑर्डर्ड पेयर से सोचते हो तो वो इस सेट के अंदर में भी होगा, वो इस सेट के अंदर में भी लाई करेगा। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आर एवरी एलिमेंट। अच्छा एक चीज और समझिएगा, आर क्रॉस आर को हम क्या दिखाते हैं, हम आर स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है ना। सो अगर आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर, एंड दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो अगर मैं ये कह सकता हूं कि एवरी नंबर, एवरी ऑर्डर्ड पेयर, यहां पे कह सकते हैं एवरी ऑर्डर्ड पेयर of r cross r, that is r square, can be plotted on the Cartesian plane, on the Cartesian plane, ठीक है। That's why, ठीक है। और यहां पे हम ये भी कह सकते हैं, या फिर every क्या बोलते हैं, every point x comma y in Cartesian plane is an element of r cross r या फिर r square। that's why we treat r square as a Cartesian plane, हम उसे कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे। सो आज से अगर आपको कार्टेशियन प्लेन का दिखाना हो, सो आप इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आज से अगर आपको कार्टेशियन प्लेन को दिखाना हो, सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे आर स्क्वायर दिखा सकते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर बना दिखा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो आता है वो आता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी तक हम 2 सेट्स के बारे में फैमिलियर थे। अगर मान लो 3 सेट्स है, लेट 3 सेट्स A, B एंड C, ठीक है ना। तो A, B, C अगर है, सो अगर A, B, C है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे द कार्टेशियन प्रोडक्ट of 3 sets, ठीक है, of Cartesian product of these sets, ठीक है ना, these sets defined as, किस तरीके से डिफाइन किया हमने, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू में द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, A B C, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट, ठीक है ना, सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A, B belongs to set B और C belongs to set C, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे तो रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर था ना, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट सच दैट, वही वाली बात, A belongs to set A, B belongs to set B, C belongs to set C, ठीक है। या फिर इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल 3 टपल। यहाँ पे अगर मैं टपल बोल देता हूं तो पहले से ऑर्डर्ड माना जाता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल 3 टपल सच दैट A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C, ठीक है। एक और चीज, तो यहां से हम अगर ये हो गया हमारा सेट, क्या बोलते हैं, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, लेट A1 A2
और ऐसे करते करते ए एन, ठीक है, बी एन सेट्स, मान लीजिए वो एन सेट्स हैं, तो इनका अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस करते करते क्रॉस an, ठीक है, विच इज इक्वल टू में पाई, ठीक है, पाई, ए कैपिटल पाई होता है जिसे अब i इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जाएगा, ये n तक, दिस इज कैपिटल पाई। स्मॉल पाई इक्वल टू 22/7 होता है, ये कैपिटल पाई होता है, इक्वल टू में ai, ठीक है, जैसे सिग्मा प्लस के लिए यूज किया जाता है, कैपिटल पाई मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल a1 a2 से लेकर an such that the set of all n tuple, ठीक है ना, the set of n tuple such that ai जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ai से, ठीक है ना, कोई सा भी आप i की वैल्यू चूज कीजिए 1 2 3, जैसे 3 होगा तो a3 बिलोंग करेगा a3 से, फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू ai फॉर ऑल, हर एक के लिए i इक्वल टू 1 2 से लेकर n तक, और ये हमारा सेट्स हो जाएगा 1। So this is a Cartesian product of n sets, ठीक है, this is a Cartesian product of 3 sets, और उससे पहले जो हम पढ़े थे वो था Cartesian product of 2 sets, ठीक है ना। अच्छा, Cartesian product of सिंगल सेट खुद का वो सेट ही होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में इस चीज को आप लिखिए, ये लिख चुके होंगे तो मैं इसको रफ करता हूं, और अब इसके बाद में हम एक और चीज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस कैसा बनता है, 3 डायमेंशनल स्पेस बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक हम डिफाइन करते हैं r क्रॉस r, एंड इतने बड़े को हम ऐसे एक्चुअली ऐसे दिखाते हैं r3, ठीक है, r3 इक्वल टू होता है द सेट ऑफ ऑल x y z, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट सच दैट x y z बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब इसके अंदर में हम इसको अगर देखें, सो अगर आप यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनाते हैं कुछ इस तरीके का, ये मान लीजिए z एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये आप मान लीजिए x एक्सिस है, तो आप पाएंगे कि आप कोई सा भी पॉइंट अगर इस स्पेस के अंदर में चूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होगा r3 का, कोई सा भी आपके मन में अगर आता है तो इसका एलिमेंट होगा ही होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, एवरी element of r3 can be plotted on 3-dimensional space, therefore we treat r3 as a space, 3-dimensional space। सो अच्छा, अगर आपको n डायमेंशनल स्पेस बनाना हो तो मैथ्स में देखो n डायमेंशनल स्पेस भी बना सकते हो। ऐसे अभी तक स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से अभी तक हमने 12 डायमेंशन एग्जिस्टेंस में है, कि मतलब फिजिसिस्ट मानते हैं कि 12 डायमेंशन तक तो होते ही होते हैं। ये डायमेंशन आप समझ रहे होगे ना, जिसके अंदर में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, उसे 3 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन प्लेन होता है जिसके अंदर में 2 दिशाओं में आप मूव कर सकते हैं। 4 डायमेंशन आइंस्टाइन ने बता रखा है, उसमें 4 डायमेंशन, उसमें 3 डायमेंशन, उन्होंने 3 डायमेंशन स्पेस माना ही माना, और जो एक और डायमेंशन उन्होंने ऐड किया वो खुद टाइम था, मतलब वो टाइम को एक डायमेंशन की तरह ट्रीट किया उन्होंने, ठीक है ना। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर में 3 डायमेंशन की बात नहीं करते, 4 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 4 डायमेंशन में ये 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट होता है स्पेस, और जो 1 डायमेंशन होता है वो खुद टाइम माना जाता है। हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, हमें मैथ की बात करनी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी प्लॉटेड ऑन द 3 डायमेंशनल स्पेस, देयरफॉर वी ट्रीट R3 एज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर एक nth डायमेंशन स्पेस बनाना हो तो ये बराबर होगा r क्रॉस r से लेकर उसको हम n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू में द सेट ऑफ ऑल x1 x2 से लेकर xn, लिख ही लोगे जैसा ही होगा वो, xi बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, वेयर xi, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई सा भी xi आप चूज कर लीजिए, वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसे एक बार रफ कर, इसे नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ।
ओके, सो नोट डाउन हो गया, रफ करें। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके बाद में ओके, सो अब यहाँ पर बस ए क्रॉस बी के बारे में इतना ही जानना था, ए क्रॉस बी के बारे में। अब आप बात कर लेते हैं एक सबसेट की, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है? तो सबसेट, ये इंट्रोडक्शन था यार, ठीक है ना। इसमें हमने रिलेशन को समझने के लिए जो प्रीवियस नॉलेज चाहिए था, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे खड़े हैं। हो सकता है कि आप नहीं खड़े हो सकता है कि यहाँ तक बहुत सारे लोग पहुंचे भी ना इस वीडियो तक, इतने टाइम तक नहीं पहुंचे हो, मगर जो पहुंचे हैं उनके लिए बहुत थैंक्स। और दूसरी बात ये कि आप ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में प्रीवियस वो है, इंट्रोडक्शन है कि आपको रिलेशन समझने के लिए ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एक साल के अंदर में आप भूल भी चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ें, अब इतना समय आ गया और इस पेंडेमिक के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तो हो सकता है कि आपका दिमाग इससे उतर गया होगा। सो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सबसेट के बारे में। तो हाँ भाई, सबसेट क्या होता है? तो सबसेट माने, देखो आपको पता है ये बात, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए लेट टू सेट्स है, दो सेट, टू सेट्स, ठीक है। लेट सेट ए एंड सेट बी ऐसे मान लेते हैं, लेट सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। अब यहाँ पर इफ एवरी एलिमेंट, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A is also an element of set B, is also an element of set B, then set A is called subset of set B, ठीक है, सबसेट ऑफ सेट बी। या फिर, ठीक है, या फिर सेट ए इज कंटेन्ड बाय, सेट ए इज कंटेन्ड बाय सेट बी, या फिर सेट बी कंटेन्स सेट ए, सेट बी कंटेन्स सेट ए। सो अगर एक सेट ए और सेट बी मान लेते हैं, यदि एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन हम सेट ए को क्या कहेंगे? सबसेट ऑफ सेट बी कहेंगे, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सेट ए जो है वो सेट बी के द्वारा कंटेंट किया गया। कंटेंट का मतलब होता है धारण करना, किसी को अपने अंदर समाहित कर लेना। तो सेट बी ने सेट ए को अपने अंदर समाहित कर लिया है, तो हम इसीलिए कहते हैं सेट ए इज कंटेन्ड बाय सेट बी। या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए को कंटेन करके रखा हुआ है, सेट बी कंटेन सेट ए, ठीक है। सो ये हमारा एक और तरीका हो गया यहाँ पे समझाने का। ओके, सो इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हमारे पास में है वो क्या है? सबसेट के बाद में ठीक है। सो अगर हम इसको सिंबॉलिकली किस तरीके से दिखाते हैं, तो सिंबल हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि सेट ए, अच्छा अगर हम ऐसे लिखेंगे भाई सिंबल क्या है इसका, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सेट ए यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सो ये हमारे पास में इसका सिंबल है। अच्छा, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है इसकी? मैथमेटिकली अगर हम इसको समझाएं कि भैया मतलब मैथमेटिकल सर समझ रहा है हमारे को, हमें इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं याद करने, तो भाई मैथमेटिक्स से क्या है कि इफ मान लो लेट कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इफ, ठीक है, A is also belongs to B, it implies that
A is a subset of B, ठीक है। If A belongs to B, it implies that A is a subset of B। मतलब आपको कहीं से पता लगा कि A में भी है और आपने फिर ये पता लगा लिया कि A B में भी है, तो आप ये कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं A को एक मान के चलता हूँ 1 2 3, ठीक है, और B मान के चलता हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6। सो आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि every element of set A, each and every element of set A is an also a element of set B। Therefore हम कह सकते हैं जैसे कि 1 belongs to set A, again it implies that 1 belongs to set B, ठीक है ना, 1 belongs to B, 2 belongs to B and 3 belongs to C। Similarly A के सारे एलिमेंट B में आते हैं। It implies that कि A is a subset of B। A जो होगा वो B का सबसेट होगा। थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं, A is a subset of B। सो अगर मैं कहूँ A is a subset of B है, सो एक आपको समझ आएगा होगा सबसेट ऑफ B। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि सेट A is a subset of B and set B is a superset of A, ठीक है। अगर अच्छा ध्यान पूर्वक, पहले वो प्रॉपर सबसेट सुपर सेट का जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ समझना है कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट सेट A के एलिमेंट सेट A के अगर सेट B में आते हैं तो हम कहते हैं कि सेट A सेट B का क्या बोलते हैं, सबसेट है। और इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से आता है। दो एक और वर्ड होता है, समझ ही लीजिए, इतनी बात समझ लीजिए। तो एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट बताने की बस मुंह ऐसे बता दे रहा हूँ, वर्बली बता दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है मगर जान लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि मतलब मान लीजिए A के सारे एलिमेंट अगर B में आते हैं, मगर कुछ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि A है 1 2 3 एंड मान लीजिए ऐसा है, और B जो है ये क्या है, जो यही माना है हमने यहाँ पर, ध्यान पूर्वक देखिए कि 1 2 3 और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो B है, B के कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेट A में नहीं है, जैसे कि 4 5 6, तो इस सिचुएशन में जो क्या A होगा वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और सुपर सेट का और जो B होगा वो सुपर सेट कहलाएगा। तो हम A को हम क्या कह सकते हैं, A को प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ठीक है, और B को हम सुपर सेट भी कहते हैं, ठीक है। A को प्रॉपर सबसेट और B को सुपर सेट, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर कब नहीं होगा, देखो यहां नहीं होगा, इसमें। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ज्यादा अगर नहीं समझ आया, जानने की जरूरत भी नहीं है, बट ऐसे ही बस बता दिए थे, मन किया बता दिया, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर एक लास्ट चीज बताकर इस लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर का एंड करते हैं किस तरीके से, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन यानी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा एक चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, फ्रॉम अ सेट। एक सेट से कितने नंबर ऑफ सबसेट तैयार किए जा सकते हैं। सो पहला एक नोट करने वाली बात यहाँ पे पहले ही समझ लीजिए कि नोट क्या है कि नल सेट आप सबको पता ही होगा। नल सेट यानी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का वो सबसेट होगा। कैसे, ध्यानपूर्वक लॉजिकली समझोगे तब जाके समझ आएगा क्यों होता है नल सेट हर सेट का सबसेट, क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन। देखो, नल सेट वो होता है जिसके, नल सेट को अगर हम डिफाइन करें तो नल सेट क्या होता है, नल सेट वो होता है जिसके अंदर में कोई एलिमेंट ना हो। सो नल, अगर आप मान लीजिए कोई भी सेट A लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ध्यानपूर्वक देखो कितनी ब्यूटी है मैथ में, वर्ड की ब्यूटी समझो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि each element of phi is also an element of set A। हिंदी में समझो, इंग्लिश में बोलने में कूल लगता है
कि हर एलिमेंट जो फाई का है वो सेट ए में भी रहता है। अब तुम बोलोगे कि सर फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि सेट ए में तो उसका कोई एलिमेंट नहीं है। अरे समझ रहे हो, फाई के अंदर में कोई, मैंने क्या बोला कि फाई के सारे एलिमेंट इसके अंदर में लाई कर रहे हैं। तुमने बोला कि फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो मैंने बोला बिल्कुल सही, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो कि फाई के अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई एलिमेंट, भाई फाई के अंदर में कौन से एलिमेंट आते हैं, कुछ नहीं। और इस सेट के अंदर में भी देखो एक फाई का एलिमेंट है, और फाई का एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं, तो इस सेट के अंदर में भी कुछ नहीं है। समझ रहे हो, लॉजिकली देखो फाई के अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अगर इसके अंदर में नथिंग है तो इस सेट के अंदर में भी जो एलिमेंट है इनके अलावा एक और एलिमेंट है, उसका नाम है नथिंग, कुछ नहीं। इन तीन एलिमेंट के अलावा एक और एलिमेंट है सेट के अंदर में, एंड दिस एलिमेंट नोन एज अ नथिंग एंड इट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ फाई। समझ रहे हो, तो फाई के अंदर में जो एलिमेंट आएगा वो है नथिंग, और वही नथिंग जो एलिमेंट है वो है सेट ए के अंदर में भी। So, इसका मतलब क्या समझे कि every element of set phi is also an element of every set. That's why phi is a subset of every set. Phi के अंदर में वो एलिमेंट है जिसका नाम है nothing, कुछ नहीं एलिमेंट है। कुछ नहीं मतलब सच में कुछ नहीं है उसके अंदर में, तो वो कुछ नहीं इसमें भी है। इन तीन अलावा अगर मैं बोलूं कि सेट के अंदर में कितने एलिमेंट है, तुमको दिख रहा है 3, मेरे को 4 दिख रहा है। अब तुम बोलोगे चश्मे चढ़े हुए हैं, नहीं, 3 एलिमेंट के बाद में जो चौथा एलिमेंट है उसका नाम है कुछ नहीं। तो वो कुछ नहीं जो फाई का एलिमेंट था वो इसके अंदर में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। फाई इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी नल सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट के बारे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर मान लीजिए कि अगर एक सिंगल सेट में एक एलिमेंट होता है तो इसके 2 सबसेट बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए सेट ए था, केस फर्स्ट, तो इसके 2 सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, सब इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे पहले तो हम देख लेते हैं। पहले मैंने क्या बताया, पहला फाई खुद है, और अगला एक सेट वो खुद ही अपना आपका सबसेट होगा। देखो इसके एलिमेंट सारे इसके अंदर में आते हैं, तो इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2, ठीक है। अच्छा, केस 2 के अंदर में अगर मैं ये बोलता हूँ बी जो है उसके अंदर में 2 एलिमेंट है, 1 और 2, सो इसमें सबसेट कितने होंगे, तो इसके अंदर में सर मन से आवाज आ रहा है 4। देखो कैसे कैसे आवाज आएगा, फाई, पहला तो फाई होगा, अगला जो होगा वो 1 होगा, अगला 2 होगा। देखो इसके एलिमेंट सारे, इसमें इसके भी सारे एलिमेंट है। इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसको 1 और 2, ठीक है। केस 3 जो है वो केस 3 है सी सेट। सी सेट के अंदर में 1 2 3, इसमें सर कितने एलिमेंट आएंगे, तो सर 8 एलिमेंट आएंगे। सबसेट तुमको पता है 11th क्लास में पढ़ के आया, थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो चुका है। फाई भाई पहला 1 है, अगला क्या है 2 है, अगला क्या है 3 है, ठीक है ना। अगला है 1 2, अगला क्या है, अगला सर 2 1 3 है, अगला क्या है, अगला 2 3 है सर, और फिर उसके बाद में कोई और भी है। हाँ सर 1 2 3 भी तो एक सबसेट है, खुद तो होता ही है ना। तो अगर मैं बोलूं 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट तैयार हुए, 3 एलिमेंट थे तो 8। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट और यहाँ पे बोलूं नंबर ऑफ सबसेट, तो सर क्या इसके बीच में लिंक है? अरे बिल्कुल लिंक है भाई, क्यों नहीं लिंक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई, इसके अंदर में 1 एलिमेंट है। अरे समझो यार, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 है, तो इसके अंदर में कितने एलिमेंट बने थे, इसके अंदर में 2 सबसेट बने थे। 2 है तो सर कितने बने, 4, 3 है तो सर कितने बने, 8। तो अच्छा ये तो सर मैथ है, फॉर्मूला दिख रहा है, 1 मतलब 2, 1 का मतलब 2 यानी 2 की पावर 1 है ये। सर ये कितना है, ये है 2 की पावर 2। अच्छा सर ये 2 की पावर 3। तो अच्छा इसका मतलब अगर मान लीजिए n एलिमेंट होंगे तो सर कितने एलिमेंट तैयार हो जाएंगे, तो 2 की पावर n तैयार हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ सबसेट कितने तैयार होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे ना यार, वो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ऑफ एलिमेंट ए ऑफ सेट ए इज इक्वल टू में 2 की पावर n। सर n क्या है, तो n जो है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट, कितनी बार बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सो ये था भाई सबसेट। इसके बाद में अब आप लायक हो चुके हो, मेरे हिसाब से मैं मतलब लायक हो चुका हूं कि अब मैं रिलेशन को पढ़ाऊं।
नहीं तो मैं अगर रिलेशन डायरेक्टली शुरू करता तो मुझे क्या मालूम कि कितने बच्चों को एक्चुअली में पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आता है और कितने बच्चों को ये पता हो कि क्या बोलते हैं, उनको सबसेट के बारे में पूरा ज्ञान है, ठीक है ना, हो सकता है वो भूल गए होंगे। सो अब क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं रिलेशन, ठीक है ना। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर में मैं आपको बताऊंगा रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज रिलेशन।